गाइस, हम में से हर कोई अपने बचपन की किसी खास जगह को याद करता है। एक ऐसी जगह जहां हम सुरक्षित महसूस करते थे, दूर दुनिया की हर परेशानी से। लेकिन क्या हो अगर वही जगह एक खतरनाक सच का गवाह बन जाए। आज की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से नहीं, बल्कि असल जिंदगी से ली गई है। एक मासूम लड़का जो अपनी नाराजगी में ट्री हाउस में रात बिताने चला गया। एक अजनबी आवाज जो उसका नाम लेती है, और फिर अंधेरे में झांकता एक चेहरा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दूसरी तरफ एक और लड़का जिसका नाम था ल्यूक, जो अपने काल्पनिक दोस्त जैक के साथ खेला करता था। लेकिन ना गाइस, जैक सिर्फ उसकी कल्पना का हिस्सा नहीं था। ल्यूक का कहना था कि जैक के कुछ और दोस्त भी थे, अजीब नामों वाले। उनके नाम जानवरों जैसे थे, जैसे कि बेयर और फॉक्स। जैक ल्यूक को बार बार अपनी फैमिली को छोड़कर जंगल में शामिल होने की बात करता, और जब ल्यूक मना करता तो जैक नाराज होकर डरावनी आवाजें निकालने लगता। जो पहले मासूम बचपन का खेल लगता था, वो धीरे धीरे एक खौफनाक हकीकत में बदल गया। क्या जैक वास्तव में सिर्फ एक काल्पनिक दोस्त था, या फिर उसके घर के पीछे के जंगल में कुछ और ही सच्चाई छुपी थी? इस कहानी में ऐसा रहस्य और डर छुपा है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी अपनी कल्पनाओं पर सवाल उठा लेंगे। गाइस, आज की कहानी मेरे दोस्त शुआ लेकर आए हैं, जिन्होंने ऐसे ट्री हाउस का रहस्य साझा किया है जो उनकी जिंदगी में एक खौफनाक मोड़ बन गया। शुआ का कहना है कि उनका ये ट्री हाउस किसी साधारण ट्री हाउस जैसा नहीं था। 3 मंजिलें, मजबूत सीढ़ियां और इतना बड़ा कि इसे ट्री महल कहा जाए। ये जगह बच्चों की खुशियों का गढ़ थी, जहां वो और उनके भाई बहन घंटों मस्ती करते थे। ये कहानी आपको आपके बचपन के सबसे सुरक्षित पलों को भी नए नजरिए से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुआ की कहानी को सुनते हैं। जब मैं 9 या 10 साल का था, मेरे पिताजी को एक बहुत अच्छी नौकरी मिली, जिससे हमें पेंसिल्वानिया के एक छोटे से इलाके से मैरीलैंड जाना पड़ा। उन्होंने इस बदलाव के बारे में ज्यादा सोचे बिना ही ये फैसला लिया। लगभग 1 महीने के अंदर हम एक छोटे पुरानी हालत वाले घर से एक बहुत बड़े घर चले गए, जो मैरीलैंड के एक अच्छे इलाके में था। आप सोच रहे होंगे कि उस उम्र में मुझे इस बदलाव के बारे में कैसा लगा। मैं ना गाइस एक काफी अकेला रहने वाला बच्चा था, और ज्यादातर समय अपने आप में ही रहता था। तो ऐसा नहीं था कि मैं किसी खास दोस्तों को छोड़कर जा रहा था। दरअसल मेरे शुरुआत से ही कोई खास दोस्त नहीं थे। कई सालों बाद मेरे माता पिता ने मुझे बताया था कि वो मुझे नई शुरुआत देने का विचार भी इस फैसले का एक कारण था। लेकिन ये अब कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। इस बदलाव ने मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया, और मैं जल्द ही इस नई जगह के हिसाब से ढल गया। हालांकि हालात को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ढलने में कोई बहुत मुश्किल नहीं आई। मैं आपको घर के अंदर के बेकार यूनिट से बोर नहीं करना चाहता गाइस। बस वही बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है। मेरे ना 2 बड़े भाई थे, सीन एंड हारोल्ड। घर का पिछवाड़ा हमारा पसंदीदा हिस्सा था। वहाँ एक बड़ी सी झाड़ी की झुकी हुई बेलें थी, जो हाइड एंड सीक या जो भी खेल हमने सोचे थे, उनके लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज तो वो पेड़ का घर था, जो घर के दाहिने किनारे पर था। गाइस, वो इलाके के हर घर के बीच एक अच्छी खासी दूरी थी, और वो दूरी घने और लंबे पेड़ों के झुंड से भरी हुई थी। उसी पेड़ों के झुंड के बीच एक ट्री हाउस पेड़ों पर बना हुआ एक घर था। लेकिन इसे केवल एक साधारण ट्री हाउस कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यह एक प्रकार के ट्री कैसल या एक किले के जैसा था। मैं इस ट्री हाउस को पेड़ का महल कहूंगा, क्योंकि यह कोई आम या साधारण ट्री हाउस नहीं था, जैसा कि अक्सर लोग वीकेंड पर अपने शौक के लिए बना लेते हैं। यह बहुत ही बड़ा और 6 से 7 पेड़ों को जोड़कर बनाया गया था। इसमें 3 अलग अलग मंजिलें थी, और सीढ़ियां भी बनी हुई थी, जो साधारण लकड़ी के टुकड़ों से बनी कमजोर सीढ़ियों से बिल्कुल अलग थी। इसे देखकर साफ पता चलता था कि इसे किसी पेशेवर ने बड़े मेहनत और कुशलता से बनाया था। कुछ सालों तक मेरे भाई और मैं हर दिन उस पेड़ के घर में खेलते थे। यह हमेशा हमारे दिन का सबसे मजेदार हिस्सा होता था। लेकिन धीरे धीरे मेरे भाइयों का उस पेड़ के घर से मन भर गया। वो मुझसे बड़े थे और उस टीनेज वाले अजीब दौर में थे, जहां उन्हें कुछ भी मजेदार या अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे मैं अकेला ही उस पेड़ के घर में खेलता रह गया। यह थोड़ा दुखद था, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मेरे भाई मुझे छोड़कर चले गए हो। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस आने के लिए तैयार ही नहीं थे।
एक दिन जब मैं पेड़ के घर में चढ़ा तो मुझे कोने में एक कागज का मुड़ा हुआ टुकड़ा मिला। आज भी मुझे उस पहले नोट पर लिखे हुए शब्द याद है। उसमें लिखा था, हेलो, आई एम द मार्श मेलो मैन, इट्स नाइस टू मीट यू, व्हाट्स योर नेम। ये नोट से देख कर ना गाइज मैं दुनिया का सबसे हैप्पी बच्चा बन गया। मैंने सोचा कि ये मेरे भाइयों की कोई मज़ेदार चाल है और वो मेरे साथ खेल रहे हैं। मैंने भी खेल में शामिल होने का फैसला किया। उम्मीद थी कि इससे वो पेड़ के घर में वापस आने में रुचि लेंगे। वहाँ कागज का एक ढेर पड़ा था जो इससे पहले कभी नहीं दिखा। मैंने जल्दी से हमारे पेड़ के घर में रखे एक मार्कर को उठाया और अपने नाम के साथ एक जवाबी नोट लिखा। मैंने अपना जवाब उसी जगह रखा जहाँ पहला नोट मिला था और इस नए खेल को खेलने के लिए मैं बहुत उत्साहित था। उस रात मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता था कि उनमें से कौन मार्शमैलो मैन है, लेकिन डर था कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो खेलना बंद कर देंगे। इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। अगले कुछ दिनों तक स्कूल से लौटते ही मैं सीधा पेड़ के घर की ओर भागता। हर बार वहाँ मेरे लिए एक नया नोट होता। शुरुआत में ये नोट्स बहुत मासूम लगते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे भाई कह सकते थे। मैं इससे खूब मज़े ले रहा था, लेकिन धीरे धीरे नोट्स अजीब होने लगे। मार्शमैलो मैन ने मुझसे ऐसे व्यक्तिगत सवाल पूछने शुरू कर दिए जो मेरे समझ से परे थे। ये ऐसे सवाल थे जो मेरे भाइयों के पूछने जैसे नहीं लगते थे, जैसे तुम्हें बाहर खेलने का सबसे अच्छा समय कौन सा लगता है, या फिर तुम आमतौर पर नाश्ते में क्या खाते हो। मुझे सारे सवाल याद नहीं है, लेकिन एक सवाल जो मैं कभी नहीं भूल सकता वो था, घर में तुम्हारा बेडरूम किस खिड़की के पास है। ये सवाल सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। जब मैं उस सवाल के बारे में सोचता हूँ तो आज भी मेरा दिल बैठ सा जाता है। उस समय मुझे इसकी गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि ये अभी भी मेरे भाइयों की कोई शरारत है, इसलिए बिना सोचे समझे हर सवाल का जवाब देता गया। लेकिन अगला नोट इतना अजीब था कि मैं अब चुप नहीं रह सका। उसमें कुछ ऐसा लिखा था, तुम्हारे पैजामे से कैसी गंध आती है, या कुछ ऐसा ही अजीब और घिनौना सवाल था। मैं ना गाइस गुस्से में घर के अंदर भागा और अपने भाइयों का सामना किया। मैंने उनसे जानने की जिद की कि इन नोट्स के पीछे कौन है। दोनों मेरी बात सुनकर हंसने लगे और साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कसम खाई कि मार्शमैलो मैन जैसा कुछ नहीं है और मुझे इस बात पर चिढ़ाने लगे कि मैं अभी भी बनावटी खेल खेल रहा हूँ। मैं रोने लगा और कमरे से बाहर भाग गया। उस समय मैं बहुत दुखी और गुस्से में था। मुझे पूरा यकीन था कि उनमें से एक झूठ बोल रहा है, लेकिन माता पिता के पास जाने की बजाय मैंने खुद सच जानने के लिए एक योजना बनाई। गाइस, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा था तो मैंने अपनी खिड़की पर हल्की हल्की थपथपाहट की आवाजें सुनी। मैं एकदम से जम गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मानो वो सीने से बाहर आ जाएगा। मैं पहले से ही अंधेरे से डरता था और खिड़की पर हो रही थपथपाहट मेरे डर को और बढ़ा रही थी। मैं अंधेरे में बिना हिले डुले कई घंटों तक बैठा रहा। ऐसा लग रहा था कि मानो समय थम गया हो। आखिरकार मैंने खुद को जबरदस्ती सुला लिया। अगली सुबह मैंने खिड़की के पर्दे हटाए और लगभग चिल्ला पड़ा। खिड़की के बाहर शीशे पर दर्जनों मार्शमैलो चिपके हुए थे। मुझे पूरा यकीन था कि ये मेरे भाइयों का काम होगा। मैं गुस्से से तमतमा गया। यह अब मजाक नहीं रह गया था। मैंने फैसला किया कि अब मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा। उस रात मैंने यह दिखाने की कोशिश की कि मैंने मार्शमैलो को नोटिस ही नहीं किया और पूरे दिन इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। रात को मैं पूरी तरह तैयार था। जैसे ही फिर से खिड़की पर थपथपाहट हुई, मैं बिस्तर से कूदा और पर्दे खींचकर खोल दिए, ये सोच कर के मैं अपने भाइयों को डांटूंगा। लेकिन गाइस, ये मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं थे। खिड़की के दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था। वो एक बूढ़ा घिनौना आदमी था। उसकी आंखें पीली थी और दांत सड़ रहे थे। उसके सिर पर जगह जगह से बाल गायब थे। उसने मुझे देखते ही एक भयानक मुस्कान दी। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी जोर से चिल्लाया नहीं था। उस पल में मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। मेरे माता पिता दौड़ते हुए आए, लेकिन जब तक वो मेरे कमरे में पहुंचे वो आदमी गायब हो चुका था। इसके बाद ये एक बड़ी घटना बन गई। पुलिस ने पूरे घर, आंगन और पेड़ के घर को छान मारा। उन्होंने हर कोना तलाशा, यहाँ तक के आसपास के इलाकों में भी खोजबीन की,
लेकिन उस आदमी का कोई निशान नहीं मिला। वो मानो हवा में गायब हो गया था। कुछ पड़ोसी बाहर निकल कर देखने लगे कि क्या हुआ था, और जब मेरे माता पिता ने उन्हें सब कुछ बताया तो वो भी डर से सिहर उठे। मैंने पुलिस और अपने माता पिता को सब कुछ बताया जो मैं जानता था, लेकिन मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पुलिस ने उन नोट्स को सबूत के तौर पर लिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उनके साथ कुछ खास किया होगा। वह आदमी फिर कभी वापस नहीं आया। मेरे माता पिता ने मुझे सख्त हिदायत दी कि मैं फिर कभी उस पेड़ के घर में वापस न जाऊं। लेकिन उस घटना के बाद मेरा वैसे भी वहां जाने का कोई मन नहीं था। कुछ समय बाद मैं उस घर से निकल गया, लेकिन मेरे माता पिता अब भी वही रहते हैं। जब भी मैं वहां वापस जाता हूं तो उस पेड़ के घर को हमेशा लंबे समय तक ध्यान से देखता हूं। ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक है, जो मुझे आज भी अंदर तक डरा देती है। गाइस, ये रियल एक्सपीरियंस मेरे दोस्त शुआ ने मेरे साथ शेयर किया था, जो कि मैं आप लोगों को सुना चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टोरी भी ट्री हाउस की ही है और इसे शेयर किया है मिस्टर जॉन ने। ये याद हाल ही में मेरे दिमाग में बार बार आ रही है। मेरा सबसे छोटा बेटा ल्यूक अभी कॉलेज के लिए गया है। घर पहले से भी ज़्यादा शांत हो गया है। अगर ऑनेस्टली कहूँ तो ये खामोशी कभी कभी अजीब लगती है। और मज़ेदार बात यह है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप शांति और सुकून के सपने देखते हैं, लेकिन जब वो समय आता है तो ये उतना आरामदायक नहीं लगता जितना कि आप सोचते थे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ल्यूक के जाने ने मेरे दिमाग के उस हिस्से को जगा दिया है जिसे मैं लगभग भूल चुका था। लोग कहते हैं कि ऐसे समय में बच्चों के बचपन की यादें ज़्यादा आना सामान्य बात है। शायद इसीलिए ये मुझे इतना अजीब नहीं लग रहा। मैं अब भी याद करता हूँ जब वो छोटा बच्चा था, ऊर्जा और जिज्ञासा से भरा हुआ, हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन उसके बचपन की एक याद ऐसी भी है जो बिल्कुल खुशहाल या रंगीन नहीं थी। ल्यूक उस समय 8 साल का था जब यह घटना घटी। आज तक मैं उसे पूरी तरह नहीं समझ पाया हूँ। मैं तो पेशे से एक कारपेंटर हूँ, इसीलिए मैं हमेशा अपने हाथों के काम में अच्छा रहा हूँ। उस समय मैं और भी ज़्यादा एक्टिव था, तरह तरह के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करने के लिए तैयार रहता था। मेरे सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट्स में से एक था वो पेड़ का घर, जिसे मैंने ल्यूक के लिए घर के पिछले हिस्से में बनाया था। वो पेड़ का घर आज भी वहीं पर खड़ा है। यह कोई साधारण प्लेटफॉर्म नहीं था जिसे पेड़ पर बस टांग दिया गया हो। मैंने इसे अपने पूरे दिलो जान से बनाया था। पेड़ के घर में दीवारें, एक छत और अंदर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ थी। ये काफ़ी मजबूत था। मैं चाहता था कि ल्यूक को ये हमारे घर का ही एक हिस्सा लगे, और इसमें मैं सफल भी हुआ। शुरुआत में मेरी पत्नी क्रिस्टी को यह विचार ज़्यादा पसंद नहीं आया। उसे चिंता थी कि यह ज़मीन से बहुत ऊंचा और असुरक्षित है। लेकिन ल्यूक ऐसा बच्चा था जो हमेशा पेड़ों पर चढ़ता रहता था। मैंने सोचा शाखाओं पर चढ़ने की बजाय उसे एक सही सीढ़ी देना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। आखिरकार क्रिस्टी भी मान गई और ल्यूक को वो पेड़ का घर बहुत पसंद आया। गाइस, अब मैं आपको हमारे घर के बारे में थोड़ा बताता हूँ ताकि ये कहानी ज़्यादा साफ हो जाए। हमारा घर एक बंद गली के आखिरी छोर पर था और आसपास काफ़ी जंगल था। हमारे पिछवाड़े की सीमा जंगल से लगती थी। यही वजह थी कि क्रिस्टी और मुझे ये घर बहुत पसंद आया था। ये शांत और निजी जगह थी और हम वैसे भी अकेले रहना पसंद करने वाले लोग हैं। गाइस, मुझे अब भी हंसी आती है जब मैं सोचता हूँ कि हमारे दोस्त और रिलेटिव्स कितनी बार हमारे घर का रास्ता भटक चुके हैं। हमारा पिछवाड़ा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हमारे बेडरूम की खिड़की से मैं पेड़ के घर को साफ साफ देख सकता था। जब मैंने ये तय किया कि पेड़ का घर कहाँ बनाना है, तो ये एक मुख्य कारण था। मैं चाहता था कि अगर ल्यूक को चोट लग जाए या कुछ और हो तो मैं उस पर नज़र रख सकूं। हालांकि पेड़ के घर का अंदरूनी हिस्सा दीवारों से ढका हुआ था, लेकिन सीढ़ियां बाहर से साफ साफ दिखाई देती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि लंबे समय तक सब कुछ एकदम सामान्य था। ल्यूक अक्सर उस पेड़ के घर में खेला करता था और मुझे वो समय पूरी तरह से सामान्य और शांतिपूर्ण लगता था। उसका बड़ा भाई अब ऐसी उम्र के खेलों से आगे बढ़ चुका था, इसलिए ल्यूक अक्सर वहां अकेले ही खेला करता था। मुझे सही समय याद नहीं है, लेकिन एक दिन ल्यूक ने एक काल्पनिक दोस्त जैक के बारे में बात करनी शुरू कर दी। हमें यह इसलिए पता चला क्योंकि पड़ोस में किसी बच्चे का नाम जैक नहीं था। हालांकि बच्चों का काल्पनिक दोस्त बनाना कोई असामान्य बात नहीं थी।
लेकिन ल्यूक 8 साल का था, जो ऐसी चीजों के लिए थोड़ा बड़ा माना जाता है। क्रिस्टी को ये प्यारा और मासूम लगा, लेकिन मैं थोड़ा शक कर रहा था। ल्यूक ऐसा बच्चा नहीं था जो काल्पनिक दोस्त बनाता हो, तो मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर भी मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि वो सिर्फ 8 साल का ही तो था। जब क्रिस्टी और मुझे यह एहसास हुआ कि ल्यूक ज्यादा से ज्यादा समय वहां बिता रहा था, तो ये थोड़ा चिंता का विषय बनने लगा। जो बात मुझे अजीब लगी वो ये थी कि वो वहां ऊपर खेलने के लिए कोई खिलौने नहीं ले जा रहा था, जैसा कि मुझे लगता था कि वो सिर्फ अपनी कल्पना से खेलता था। ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई गेम कंसोल या कोई दूसरी चीज नहीं थी जिससे वो खुद को व्यस्त रखे। और मैंने भी उसे साफ कह दिया था कि वो अकेले वहां कुछ भी न ले जाए, क्योंकि ये खतरनाक था और मैं नहीं चाहता था कि वो गिर जाए। एक दिन मेरी जिज्ञासा मुझसे काबू पाई और मैंने उससे इस बारे में पूछा। ल्यूक ने ना बहुत ही अजीब तरीके से प्रतिक्रिया दी। जब मैंने उससे उसके दोस्त के बारे में पूछा तो उसने कहा कि जैक शर्मिला है और उसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैंने उससे पूछा कि वो वहाँ इतना समय क्यों बिता रहा है, तो उसने कहा कि जैक सिर्फ पेड़ के घर में ही खेलना पसंद करता है और अंदर आना उसे अच्छा नहीं लगता। मुझे सच में समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। ये एक अजीब सा शर्त था। क्या एक काल्पनिक दोस्त को हर समय और किसी भी जगह मौजूद नहीं होना चाहिए था? मैंने उस दिन थोड़ा शोध किया और पता चला कि कुछ बच्चे अपने काल्पनिक दोस्त के साथ सिर्फ घर के कुछ खास कमरों में ही खेलते हैं। वो अजीब था, लेकिन मैंने इसे स्वीकार कर लिया। क्रिस्टी थोड़ी चिंतित थी। उसे लगता था कि ल्यूक इस काल्पनिक दोस्त के साथ कुछ ज्यादा ही खेल रहा है, और मैं भी उससे सहमत था। हम हमेशा से अपने बच्चों के मामलों में बहुत सतर्क और ध्यान देने वाले माता पिता थे। हालांकि हमने उन्हें अपनी मर्जी से फुर्सत के पल बिताने की पूरी आज़ादी दी थी, बशर्ते कि वो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो और अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो। ज्यादातर सप्ताहों में तो ल्यूक को पड़ोस के बच्चों के साथ बाहर खेलने की अनुमति होती थी, जब तक कि सूरज ढल नहीं जाता। उनका खेलकूद आमतौर पर साइकिल चलाना, टैग खेलना और अन्य सामान्य गतिविधियों तक सीमित रहता था। पड़ोस के सभी बच्चे अच्छे थे और हमें ल्यूक पर भी भरोसा था कि वो अपना व्यवहार सही रखेगा और किसी मुसीबत में नहीं फंसेगा। ल्यूक ऐसा बच्चा नहीं था जो दूसरों को तंग करे या झगड़े में पड़े। यही वजह थी कि मैं हैरान और चिंतित हो गया जब एक शनिवार की शाम को वो घर लौटा और उसकी आंख काली और सूजी हुई थी। मैंने उसे अपने पास बिठाया, चोट को साफ किया और प्यार से पूछा, क्या हुआ? पहले तो वो चुपचाप नीचे देखने लगा और कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैंने थोड़ा जोर देकर कहा कि मुझे बताने में हिचकिचाओ मत, मैं नाराज नहीं होऊंगा, तो उसकी चुप्पी ने मेरी चिंता को और बढ़ा दिया। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिरन सी दौड़ गई। उसने ऊपर की ओर देखते हुए मुझसे कहा कि वो जैक से लड़ाई कर रहा था। पहले तो मैं ये समझ नहीं पाया कि जैक कौन है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो अपने काल्पनिक दोस्त की बात कर रहा है। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि ऐसी बातें झूठ के बराबर होती है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मेरी बात सुनते ही ल्यूक रोने लगा और भागकर अपने कमरे में चला गया। क्रिस्टी को यकीन था कि वो पड़ोस के किसी बच्चे के साथ झगड़ा कर बैठा था और इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैं भी इस पर सहमत था, लेकिन वो चाहती थी कि उसी वक्त उस पेड़ के घर को हटा दूं, लेकिन मैं खुद को ऐसा करने के लिए राजी नहीं कर पा रहा था। उस पेड़ के घर में हफ्तों की मेहनत लगी थी और इसे हटाने का विचार मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने क्रिस्टी से कहा कि मैं ल्यूक से बात करूंगा और उसे समझाऊंगा कि वो चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा रहा था। ल्यूक पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आया और मुझसे बात करने से इनकार कर दिया, इसलिए उससे कुछ भी हासिल करना मुश्किल था। अगले दिन मैंने खुद ही जांच करने का फैसला किया। जैसे ही मैंने ल्यूक की बात सुनी, एक अजीब सी ठंडक ने मुझे भीतर तक जकड़ लिया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यह सोचना कि जैक जैसा काल्पनिक दोस्त पेड़ के घर को अपने छुपने की जगह बना चुका था और वहां उसके जूते, मोजे और खाने पीने के सामान बिखरे हुए थे। ये सब कुछ बेहद अजीब और गलत लग रहा था। सबसे डरावना तो दीवारों पर बने जंगली जानवरों के चित्र थे, खासकर वो भयानक मकड़ी का चित्र जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ था। यह सब माहौल को और भी ज्यादा डरावना और असहज बना रहा था। मैंने खुद को शांत रखते हुए ल्यूक से और सवाल पूछे, लेकिन उसकी बातों में इतनी दृढ़ता और विश्वास था कि मुझे अजीब लगने लगा। वो मान रहा था कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। उसने बताया कि जैक को खाना, स्नैक्स और दूसरी चीजें चाहिए होती है ताकि वो खुश रहे,
और जो जूते मिले थे, ल्यूक का कहना था कि वो जैक के हैं क्योंकि वो अक्सर अपनी चीज़ें भूल जाता है। लेकिन गाइस, एक छोटे बच्चे के दिमाग में इस तरह की लॉजिकल बातें कैसे आ सकती है? ये बात मेरी समझ से परे थी। मैं पेड़ के घर से बाहर आया और मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा था। मुझे यकीन था कि कुछ और ही हो रहा है जो मुझे समझने की ज़रूरत थी। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा, इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाएं। मैंने अपनी आंखें मली। ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि मैं सचमुच क्या देख रहा हूँ। पहले तो गुस्सा आया कि ल्यूक मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, लेकिन फिर मेरी नज़रें उस पर टिक गई जो पेड़ के घर के पास खड़ा था। वो एक अजीब सी आकृति थी गाइस, लंबी, ल्यूक से कहीं ज्यादा ऊंची। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो इंसान की तरह नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में झूल रही हो, हल्के हल्के तैर रही हो। वो आकृति धुंधली थी, जैसे वो कोई साया हो, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। ये नज़ारा इतना वियर्ड था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चुपचाप देख रहा था, अपनी सांसें रोके हुए। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे आकृति सीधा मुझे घूर रही हो, और फिर जैसे ही मैंने उसे दोबारा देखा, वो अचानक गायब हो गई, जैसे वो अंधेरे में घुल कर मिट गई हो। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डर ने जैसे मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया था और मैं अंदर तक कांप रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मन में आया कि नीचे जाकर ल्यूक से बात करूं और उससे सब कुछ साफ साफ पूछूं, लेकिन अगले ही पल एहसास हुआ कि ऐसा करना सबसे बड़ी गलती होगी। हालात ना गाइस मेरे हाथ से पूरी तरह निकल चुके थे और अब मुझे किसी भी कीमत पर सच्चाई का पता लगाना था, चाहे वो कितनी ही डरावनी या अजीब क्यों ना हो। मैंने क्रिस्टी को सब कुछ बताया और फिर हमने मिलकर फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। हमें यह जानना था कि ल्यूक के साथ क्या हो रहा था और पेड़ के घर में आखिर चल क्या रहा था, और ये सब कुछ सच था या नहीं। कोई ना कोई बात तो गलत थी गाइस। लेकिन उस रात जैसे मैंने महसूस किया, वो डर अब तक मेरे दिमाग से कभी नहीं गया। वो एहसास, वो भय, उस समय जो हुआ, वो मुझे हमेशा के लिए याद रहेगा। अचानक मेरी नज़र उन सीढ़ियों पर पड़ी। एक बीमार और कमजोर सा दिखने वाला बच्चा धीरे धीरे पेड़ के घर की सीढ़ियां उतर रहा था। वो ल्यूक नहीं था। वो किसी भी पड़ोस के बच्चे जैसा भी नहीं लग रहा था। उसके कपड़े गंदे थे और उसकी चाल ऐसी थी जैसे उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। मैं तुरंत बाहर भागा और चिल्लाया कि वो रुके। जैसे ही मैंने पिछला दरवाजा खोला, वो लड़का जंगल की ओर भाग गया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो असामान्य रूप से तेज था। कुछ सेकंड से में ही वो पेड़ों के बीच गायब हो गया। क्रिस्टी ने पड़ोस के हर माता पिता को फोन किया, लेकिन उनके सभी बच्चे सही सलामत थे। इसके बाद हमने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जंगल में 1 घंटे से भी अधिक समय तक गहन तलाशी ली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। इलाके में किसी भी लापता बच्चे की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। ये सब कुछ समझ से परे था। मेरी सहमति से पुलिस ने ल्यूक से उस बच्चे के बारे में पूछताछ की। ल्यूक ने जो कुछ बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने बताया कि जैक ने खुद को जादुई लड़का कहा था, जो जंगल में अपने अन्य दोस्तों के साथ रहता है। ल्यूक ने बताया कि जैक के दोस्त जानवर जैसे नाम वाले थे, जैसे फॉक्स, बियर और इस तरह के दूसरे नाम। जब भी जैक ल्यूक से मिलने आता तो वो उससे अपनी फैमिली को छोड़कर जंगल में अपने दोस्तों के साथ शामिल होने के लिए उससे मनाता। लेकिन जब ल्यूक मना करता तो जैक नाराज हो जाता और अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता। गाइस, मुझे नहीं पता ल्यूक ने पहले कभी मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, और कहीं ना कहीं मुझे खुद पर गुस्सा भी आया कि मैंने उसे इस तरह के खतरे में डाल दिया। पुलिस ने जंगल की पूरी छानबीन की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। इसके बाद हमने जैक को कभी नहीं देखा। क्रिस्टी हमेशा से अंधविश्वास रही है और उसका मानना है कि जैक असल में कोई इंसान नहीं था। मैं ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वो इस बारे में बात करती है तो मेरे अंदर तक एक अजीब बेचैनी होने लगती है। मुझे सच में नहीं पता कि कौन सा विचार ज़्यादा डरावना है, ये कि कोई अलौकिक शक्ति मेरे बेटे के साथ संवाद कर रही थी, या ये कि जंगल में कहीं हमारे घर के पीछे कुछ ऐसे लोग छुपे हो सकते हैं जो समाज से अलग रहते हैं।